हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, अब इस वीडियो के द्वारा हम संपत्ति अंतरण अधिनियम अर्थात टीपीए से संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इसमें हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या अन्य राज्यों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण हैं उनको शामिल करते हुए एक प्रश्नों की पूरी सीरीज तैयार करेंगे। ये 5-6 खंड 7 खंड में हो सकता है और इसको हम इसके प्रत्येक प्रश्न को उसकी प्रॉपर व्याख्या के सहित और पूरी सतर्कता के साथ कि कोई त्रुटि न हो और आपके समक्ष रखेंगे और आप हमारे प्रश्नों को अधिक से अधिक बार हल करें। हमें पूरा विश्वास है कि आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में। और तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रत्यासन का सिद्धांत। तो प्रत्यासन का सिद्धांत टीपीए की धारा 92 के अंतर्गत दिया गया है और शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो है ये धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है। खैर, अभी हम आगे वाले प्रश्नों में इन सबको बारे में बताएंगे कि प्रत्यासन का सिद्धांत क्या है, शाश्वतता क्या है, विबंधन द्वारा अनुदान क्या है, संचयन क्या होता है। तो ये जैसे जैसे प्रश्न हम देखते जाएंगे उसमें हम आपको इसके बारे में विस्तार से व्याख्या सहित समझाएंगे। तो इन प्रश्नों को पहले मिलान करने वाला जो प्रश्न है उसको हम ऐसे देखते हैं। तो विबंध द्वारा अनुदान का जो सिद्धांत है ये धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है और संचयन का सिद्धांत धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 अर्थात सभी स्वयं सुमेलित हैं। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं देता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत जो सूचना है अर्थात नोटिस है यह वास्तविक हो सकती है, विवक्षित हो सकती है, अभ्यारोपित अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हो सकती है, लेकिन पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस यह टीपीए के अंतर्गत मान्य नहीं है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर लेता है। तो अजात व्यक्ति के फायदे के लिए जो संपत्ति अंतरित की जाती है उसके बारे में प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। और कोई जो संपत्ति अजात व्यक्ति को अर्थात अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरित कर दी गई है तो धारा 20 में यह बताया गया है कि जैसे ही वह अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है वह संपत्ति उसमें निहित हो जाती है। तो अर्थात जन्म लेते ही संपत्ति जो है अजन्मे व्यक्ति के अंतर्गत निहित हो जाती है, भले यह उसमें शर्त हो कि वह उसका उपयोग नहीं कर सकता या उसका उपयोग तब कर पाएगा जबकि वह वयस्क हो जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति नहीं है। तो अचल संपत्ति की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 3 के अंतर्गत दी गई है और धारा 3 के अंतर्गत केवल इतना बताया गया है कि अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से धारा 3 के अंतर्गत जो परिभाषा खंड है उसमें अचल या अस्थावर संपत्ति के बारे में केवल इतना बताया गया है कि जो खड़ा काष्ठ और उगती फसलें या घास ये अचल संपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि कौन सी अचल संपत्ति नहीं है। तो इसमें तेंदू पत्ता एकत्र करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार और सुखाचार का अधिकार यह अचल संपत्ति माने जाते हैं, लेकिन आराधना या पूजा करने का अधिकार यह अचल संपत्ति नहीं है। ये सारे अधिकारों के बारे में धारा 3 के अंतर्गत कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन समय समय पर विभिन्न न्यायालयों के द्वारा इसकी जो निर्वचन की गई है, व्याख्या किया गया है, उसके द्वारा यह बताया गया है कि कौन से अधिकार अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं और कौन चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से जयदेव सिंह बनाम रामशरण पांडे का जो केस था इसमें यह बताया गया, जयदेव सिंह बनाम रामशरण पांडे के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह कहा कि पूजा करने का अधिकार जो है वो है अचल संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है। तो जो विभाजन होता है यह कोई अंतरण नहीं होता, बल्कि यह कोई संयुक्त संपत्ति जो है जो कि ए और बी की है और जब इस संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो यह विभाजन यह अंतरण नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति जो है ऑलरेडी ए और बी के कब्जे में ही थी, उनके स्वामित्व में थी। अब इसी संपत्ति को अलग कर दिया गया है और वे जो ए और बी हैं वो अपने अपने हिस्से के जो हकदार हैं वो बने रहेंगे। तो इस प्रकार से जो विभाजन है वह अंतरण नहीं है। ऐसा निर्णय BN सरीन बनाम अजित कुमार के केस में दिया गया था। नेक्स्ट,
संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत समाहित किया गया है? तो समेकन का सिद्धांत धारा 61 के अंतर्गत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जबकि कोई व्यक्ति ए है और इसकी दो संपत्ति हैं एक्स और वाई, और इसने इन दोनों संपत्तियों को बी के पक्ष में बंधक किया है, तो ए के पास यह अधिकार है कि इन संपत्तियों में से दोनों का एक साथ या किसी एक संपत्ति का वह मोचन कभी भी करा सकता है। तो इसी सिद्धांत को समेकन का सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो पहला है प्रीमियम। तो प्रीमियम जो है यह पट्टा के अंतर्गत दिया जाता है। तो एक का तीसरा है सार्वभौमिक अदाता अर्थात सर्वस्व अदाता जिसे कहते हैं, जिसके बारे में प्रावधान धारा 128 में दिया गया है। तो यह दान के संबंध में अदाता मतलब लेनदार या देनदार, यह दान के मामले में होता है। मोचन यह बंधक का होता है, और क्रेता और विक्रेता जो है ये विक्रय के मामले में होते हैं। तो इस प्रकार से 3, 2, 1, 4 पहला विकल्प सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है? तो पट्टे के बारे में प्रावधान धारा 105 के अंतर्गत दिया गया है, और पट्टे के अंतर्गत एक पक्षकार होता है, संपत्ति होती है, और आंशिक काल के लिए या निश्चित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए उसका अंतरण किया जाता है। लेकिन इसमें पूर्ण अंतरण शामिल नहीं है, क्योंकि जब पूर्ण अंतरण हो गया तो वह पट्टा नहीं रह जाता है, बल्कि वह विक्रय हो जाता है या दान हो जाता है। तो इस प्रकार से यह पूर्ण अंतरण पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार अचल संपत्ति का विक्रय संविदा है, जो यह एक संविदा है जिसमें संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच हुए शर्तों पर होता है, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 54 के अंतर्गत दिया गया है। और 54 का जो दूसरा पैरा है उसमें यह बताया गया है कि अचल संपत्ति की विक्रय संविदा ऐसी संविदा है जिसमें अचल संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तथा तय हुए शर्तों या निबंधनों पर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावा है? तो अनुयोज्य दावा यह जो कॉपीराइट है, किसी पुस्तक का प्रतिलिपि अधिकार अर्थात कॉपीराइट, यह अनुयोज्य दावा नहीं है, क्योंकि एक निर्णय आया था सावित्री देवी बनाम द्वारिका प्रसाद का। इसमें यह कहा गया था कि जो प्रतिलिपि अधिकार है अर्थात कॉपीराइट, यह एक अनुयोज्य दावा नहीं है। और मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा, यह भी अनुयोज्य दावा नहीं है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार जो है यह भी अनुयोज्य दावा नहीं है। तो बचता है मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा, तो यही अनुयोज्य दावा है। नेक्स्ट, लिखित संविदा अथवा स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि के मामले में पट्टे की स्थिति क्या समझी जाएगी? तो टीपीए की धारा 106 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई पट्टा कृषि या विनिर्माण के लिए है तो ऐसा जो पट्टा होगा वर्षानुवर्षी अर्थात वर्ष से वर्ष तक के लिए मान्य होगा। और विनिर्माण और कृषि पट्टे के अलावा अगर कोई अन्य पट्टा है तो वह महीने से महीना के लिए होता है। और ऐसे जो पट्टों का ऐसे पट्टों का पर्यवसान जैसे वर्षानुवर्षी है तो इसकी 6 माह पूर्व सूचना देकर इसका पर्यवसान किया जा सकता है। और मासानुमासी अर्थात महीने से महीने तक का लिए जो पट्टा होता है उसका पर्यवसान करने के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक होता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत को प्रावधानित करती है? तो प्रतिस्थापित प्रतिभूत का सिद्धांत टीपीए की धारा 73 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जो बंधक ग्रहीता है अर्थात जिसके पक्ष में बंधक किया जा रहा है वह केवल बंधक संपत्ति तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि ऐसी प्रत्येक अन्य संपत्ति पर भी अधिकार रखता है जो कि उस जो बंधकित संपत्ति है उसके एवज में प्रतिस्थापित कर दी जाती है। तो इसे ही प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि टीपीए की धारा 73 के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट, किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है? तो किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता, इसके बारे में
जो प्रावधान है टीपीए की धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जो लोक पद है इसका अंतरण नहीं किया जा सकता, उत्तराधिकार की संभावना मात्र का भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता और पुनः प्रवेश के अधिकार का भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी का अंतरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, चुनाव का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन किस अध्याय के अंतर्गत रखा गया है? तो चुनाव का सिद्धांत जो है वो अध्याय 2 में आता है और इसे ही निर्वाचन का सिद्धांत कहा जाता है और यह टीपीए की धारा 35 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत अंतरिती बीमा लाभ को निम्न में से किस क्षति के विरुद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है? तो धारा 49 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जबकि एक संपत्ति है जिसे ए ने, यह प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दिया और यह जो प्रॉपर्टी है इसका बीमा है, इस बात के लिए बीमा है कि यदि यह प्रॉपर्टी आग लग जाने के कारण जल के नष्ट हो जाती है तो जो बीमा की राशि है वह बी को प्राप्त होगी। क्योंकि ए ने बी को यह प्रॉपर्टी अंतरित कर दिया है तो इस प्रॉपर्टी के साथ जो अन्य हित हैं जैसे बीमा है तो वह भी बी को अंतरित हो जाएगा। तो 49 के अंतर्गत यह बीमा जो है केवल अग्नि के कारण हुए नुकसान के मामले में लागू होता है। तो यही प्रावधान धारा 49 में किया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 36 निम्न किस सिद्धांत से संबंधित है? तो धारा 36 जो है यह प्रभाजन के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार जबकि किसी जो प्रॉपर्टी है इसका स्वामित्व दो अलग अलग व्यक्तियों के अंतर्गत निहित हो जाता है, अर्थात ए और बी में निहित है, या पहले यह संपत्ति केवल ए के पास थी और बाद में यह बी के पास चली गई और यह संपत्ति ए ने सी को किराए पर दिया हुआ है, जिसका मासिक किराया मान लीजिए 100 रुपये है और सी इस किराए को ए को हर महीने देता रहता है 1 तारीख को और यह 15 तारीख को यह संपत्ति बी को ट्रांसफ़र की जाती है। तो ऐसी स्थिति में महीने का जो 15 दिन है उसका किराया सी ए को देगा और बाकी के 15 दिन का किराया बी को देगा, क्योंकि महीने के आधे समय वह संपत्ति जो है ए के स्वामित्व में थी और आधे समय बी के स्वामित्व में थी। इसी वजह से जो इसका किराया है इस किराए का जो है यह विभाजन हो जाएगा और यह 50-50 रुपये दोनों को देय होगा। इसे ही प्रभाजन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 तभी लागू होगी जबकि संपत्ति में अंतरित हित पूर्ण हो और धारा 11 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी संपत्ति में किसी व्यक्ति का हित सृष्ट कर दिया जाता है तो उस संपत्ति के उपयोग पर कोई शर्त या निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो यह अधिकार अंशदान के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन अंतरण है? तो हित का अंतरण तो यह अंतरण के अंतर्गत नहीं आता है। उपभोग के अधिकार का अंतरण तो यह भी अंतरण के अंतर्गत नहीं आता है। स्वामित्व का अंतरण यह अंतरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो स्वामित्व का अंतरण है यह विक्रय के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन अंतरण है? तो जो ऋण का अंतरण है यही अंतरण है, बाकी भार, बंटवारा, समर्पण यह अंतरण नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन निम्न संपत्तियों में से किसको अंतरित किया जा सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है कि क्या अंतरित किया जा सकता है और इसके अनुसार जो अनुयोज्य दावा है इसका ही अंतरण किया जा सकता है, क्योंकि अनुयोज्य दावा के बारे में जो प्रावधान है अलग से वो धारा 130 के अंतर्गत भी दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अनुयोज्य दावे का अंतरण किया जा सकता है। बाकी धारा 6 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अधिष्ठायी दाय से पृथक सुखाधिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता, केवल वाद लाने के अधिकार को अंतरित नहीं किया जा सकता, भावी भरण पोषण के अधिकार को भी अंतरित नहीं किया जा सकता है, जबकि धारा 130 के अनुसार अनुयोज्य दावे का अंतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट, जयदयाल पोद्दार बनाम हजारा बीबी का वाद किससे संबंधित है? तो जयदयाल पोद्दार बनाम हजारा बीबी का जो केस है
वह दृश्यमान स्वामी से संबंधित है और दृश्यमान स्वामी के बारे में प्रावधान धारा 41 के अंतर्गत दिया गया है। तो दृश्यमान स्वामी से तात्पर्य ऐसा स्वामी है जो देखने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह किसी संपत्ति का स्वामी है, जबकि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी नहीं होता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पूर्वबंध का उपचार निम्न बंधकों में से किसमें उपलब्ध है? तो पूर्वबंध का उपचार जो है वह दो प्रकार के बंधकों में उपलब्ध होता है। तो पहला तो यह है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में और दूसरा विलक्षण बंधक में। इन दो बंधकों के मामले में ही ये पूर्वबंध का उपचार उपलब्ध होता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो टीपीए की धारा 67 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत क 5,000 रुपये ख को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह ग, घ और च की स्वीकृति से विवाह करेगा। तो इस बीच च की जो मृत्यु हो जाती है और ख, ग और घ की सहमति से विवाह कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो यह विवाह है वह वैध माना जाएगा, क्योंकि धारा 26 के अंतर्गत यह माना जाएगा कि उसने उस शर्त का सार्थक अनुपालन कर लिया है। और यह जो प्रश्न है वो धारा 26 के दृष्टांत क पर आधारित है। इस प्रकार से यह विवाद वैध है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है कि यदि किसी मामले में विधि ने स्पष्टतया लिखित में नहीं मांगा है तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखे भी किया जा सकता है? तो ऐसा प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 9 में टीपीए में यह बताया गया है कि हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित नहीं किया गया है तो संपत्ति का जो ट्रांसफ़र है वो बिना लिखे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अधीन लिखत से क्या अभिप्रेत है? तो धारा 3 के अंतर्गत लिखत से तात्पर्य अवसीयती लिखत से है। तो लिखत का तात्पर्य है कि अवसीयती लिखत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो पहला है सर्वस्व अदाता। तो सर्वस्व अदाता अर्थात लेनदार, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 128 में दिया गया है। बंधकित ऋण, इसके बारे में प्रावधान धारा 134 के अंतर्गत दिया गया है। और धन का विनिमय, तो धन का विनिमय के बारे में प्रावधान धारा 121 में दिया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा सुमेलित है। नेक्स्ट, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या शामिल है? तो अस्थावर संपत्ति अर्थात अचल संपत्ति, जिसकी परिभाषा धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। तो धारा 3 के अनुसार अचल संपत्ति के अंतर्गत घास, उगती फसलें और खड़ा काष्ठ नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त कोई नहीं है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है? तो मौखिक अंतरण के बारे में प्रावधान धारा 9 में दिया गया है। धारा 9 में यह कहा गया है कि जब तक कि विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित न हो, किसी संपत्ति का जो अंतरण है वह मौखिक रूप से किया जा सकता है। और धारा 5 के अंतर्गत अंतरण की परिभाषा बताई गई है। धारा 7 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अंतरण करने के लिए कौन सक्षम होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति अंतरण कर सकता है जो संविदा करने में सक्षम हो, वही व्यक्ति अंतरण करने में सक्षम है। और धारा 8 में अंतरण का प्रभाव बताया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न कौन सी धारा अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति अंतरण से संबंधित है? तो अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण के बारे में प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। और जब ऐसा अंतरण कर दिया जाता है तो धारा 20 में यह बताया गया है कि ऐसा अजन्मा व्यक्ति जैसे ही जन्म लेगा तो वह संपत्ति जो है उसमें निहित मान ली जाएगी। तो धारा 13 के अनुसार किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। और ऐसा अंतरण सीधे सीधे उस अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जाता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को वह संपत्ति अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरित की जाती है। और जब वह व्यक्ति अजन्मा व्यक्ति पैदा होता है तो वो उसमें संपत्ति को निहित मान लिया जाता है।
नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है अंतरण अवरुद्ध करने वाली शर्त। तो यह धारा 9 के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह धारा 10 के अंतर्गत बताई गई है। और धारा 9 के अंतर्गत मौखिक अंतरण के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जब तक कि विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित न हो, किसी संपत्ति का अंतरण लिखे बिना अर्थात मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। और धारा 14 में शाश्वत काल के लिए अंतरण की बात की गई है और सशर्त अंतरण के बारे में प्रावधान धारा 25 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से पहला ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब प्रवर्तित हुआ है? तो यह 1 जुलाई 1882 से प्रवर्तित है। नेक्स्ट, ए 5000 रुपये बी को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह सी, डी और ई की सहमति से विवाह करेगा। बी जो है यह सी, डी और ई की सहमति के बिना विवाह कर लेता है, लेकिन बाद में उनकी सहमति प्राप्त कर लेता है। तो इस मामले में जो बी है उसने शर्त को पूरी नहीं किया है और इसके बारे में प्रावधान धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है। और यह प्रश्न भी धारा 26 के दृष्टांत ख पर आधारित है। धारा 26 के अनुसार जबकि किसी संपत्ति का अंतरण किया जाता है और इस शर्त पर अंतरित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को वह संपत्ति तभी प्राप्त होगी जबकि वह उस शर्त का पालन करे, तब वह संपत्ति उसे तब तक अंतरित नहीं की जा सकती कि जब तक कि वह उस शर्त का सारतः अनुपालन न कर दे। तो सारतः अनुपालन से तात्पर्य है कि जैसे यहाँ पे यह शर्त थी कि जो बी है वह सी, डी और ई की सहमति से ही विवाह करेगा, लेकिन वह उनकी सहमति से विवाह नहीं करता है और बाद में सहमति प्राप्त करता है, तो यह नहीं माना जाएगा कि उसने उस शर्त का सारतः अनुपालन किया है और इसलिए यह जो शर्त है वो पूरी नहीं किया है और यह विवाह शून्य माना जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि सी, डी और ई में से कोई मर जाता और वह बचे हुए 2 व्यक्तियों की सहमति से विवाह करता, तब भी यह मान लिया जाता कि उसने जो शर्त है उसका सारतः अनुपालन कर लिया है। और ए एक फार्म बी को उसके जीवन पर्यंत के लिए इस उपबंध के साथ अंतरित करता है कि यदि ए ने अमुक जंगल काटा तो अंतरण के प्रभाव का अंत हो जाएगा। बी उस जंगल को काट डालता है तो फार्म में उसके हित पर क्या प्रभाव होगा? तो उसका हित जो है वो समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह अपना हित खो देगा, क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान है वो टीपीए की धारा 31 के अंतर्गत दिया गया है और यह प्रश्न जो है धारा 31 के दृष्टांत क पर आधारित है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। तो यह धारा 41 में इसके बारे में प्रावधान है। भागिक पालन के सिद्धांत के बारे में प्रावधान धारा 53 बी में नहीं है, बल्कि धारा 53 ए में दिया गया है। कपटपूर्ण अंतरण के बारे में प्रावधान धारा 53 में दिया गया है और लंबित वाद का सिद्धांत ये धारा 52 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतर्ती की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाता है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 19 के पैरा 2 में किया गया है। धारा 18 में यह प्रावधान है कि लोकहित के फायदे के लिए शाश्वत काल के लिए या अनिश्चित काल के लिए संपत्ति के अंतरण को रोका जा सकता है, जो कि धारा 14 का अपवाद है, क्योंकि धारा 14 में यह बताया गया है कि शाश्वत काल के लिए किसी संपत्ति के अंतरण को नहीं रोका जा सकता है। धारा 20 में यह बताया गया है कि जबकि अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए धारा 13 के तहत कोई संपत्ति अंतरित की जाती है, तो जैसे ही वह अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है वह उस संपत्ति में अपना निहित हित प्राप्त कर लेता है। और धारा 21 में समाश्रित हित के बारे में प्रावधान किया गया है। समाश्रित हित का तात्पर्य है कि कोई हित किसी व्यक्ति में तब निहित होगा जबकि वह किसी शर्त को पूरी कर दे, अर्थात उस शर्त के पूरी होने पर उसका हित आश्रित हो। नेक्स्ट, जहाँ प्रतिभूत मूलधन 100 रुपये या उससे अधिक है वहाँ बंधक हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक से भिन्न है, तब ऐसा जो बंधक है केवल प्रभावी किया जा सकता है। तो यह जो बंधक है किस प्रकार से जो प्रभावी किया जा सकता है, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 59 के अंतर्गत दिया गया है टीपीए में। तो यह जो बंधक है वह पंजीकृत लिखत के द्वारा
बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करने के द्वारा और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित करके, अर्थात इस सभी जो रीतियों से उसे प्रभावी किया जा सकता है। नेक्स्ट, पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो यह अधिकार टीपीए की धारा 67 के अंतर्गत बताया गया है। और यह अधिकार जो है यह केवल सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक के मामले में ही लागू होता है और अन्य बंधकों में यह अधिकार नहीं मिलता है। नेक्स्ट, जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हाजरा का वाद किससे संबंधित है? तो यह वाद दृश्यमान स्वामी से संबंधित है और दृश्यमान स्वामी के बारे में प्रावधान टीपीए की धारा 41 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 किस पर लागू होती है? तो धारा 35 में, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में व्याख्या किया है कि धारा 35 में निर्वाचन का सिद्धांत बताया गया है और यह सिद्धांत जो है वह चल अचल सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होता है। नेक्स्ट, निम्न किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? तो विभाजन जो है वो संपत्ति का अंतरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्वामित्व है या कब्जा है उसी व्यक्ति में रहता है जहां पहले था। बस संपत्ति जो है जो एक पूरी थी अब उसमें 2 खंड हो जाता है। इसमें एक खंड एक पक्षकार को और दूसरा खंड अन्य पक्षकार को मिल जाता है। तो ऐसा निर्णय BN सरीन बनाम अजीत कुमार के केस में दिया गया था। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो पहला है लोक लाभ के लिए शाश्वत अंतरण। तो लोक लाभ के लिए शाश्वत अंतरण के बारे में प्रावधान यह धारा 18 में किया गया है। अजात व्यक्ति अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है कि जब अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए कोई निहित हित है तो उसे जैसे ही वो जन्म लेता है तैसे हुए उसे अर्जित कर लेता है, अर्थात प्राप्त कर लेता है। और दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण के बारे में प्रावधान धारा 41 में दिया गया है और सह स्वामी द्वारा अंतरण के बारे में प्रावधान धारा 44 में दिया गया है। तो इस प्रकार से 2(1) और 4(3) दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णीत निम्नलिखित में से कौन सा वाद कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है? तो कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित मुसहर साहू बनाम लाला हकीम लाल का केस है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा? तो संपत्ति का अंतरण किसे कहा जाएगा? तो इसमें है कि रास्ते के लिए सुखाधिकार का अनुदान, तो यह अंतरण नहीं है। 2 चीज़ों का विनिमय, तो विनिमय जो है यह संपत्ति का अंतरण माना जाता है और इसके बारे में प्रावधान टीपीए की धारा 118 से लेके 121 के अंतर्गत दिया गया है। पारिवारिक समझौता है, यह भी जो है ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। अचल संपत्ति पर विधि की क्रिया द्वारा भार की रचना, तो यह भी अंतरण होता है और भार के बारे में प्रावधान टीपीए की धारा 100 में दिया गया है। तो इस प्रकार से 2 और 4 ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से बंधक में बंधककर्ता बंधक धन के भुगतान हेतु स्वयं को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है? तो व्यक्तिगत रूप से सादा बंधक में जो है यह बंधकदार अपने को आबद्ध करता है, न कि अपनी कोई संपत्ति आबद्ध करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पहला है ए एक फार्म बी को उसके जीवन पर्यंत के लिए तथा यदि वह अपने पति का त्याग न करे तो सी को अंतरित करता है। बी अपने जीवन पर्यंत फर्म की हकदार है मानो कोई शर्त नहीं थी। तो यह कथन सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है ये 5,000 रुपये बी को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह सी डी और ई की सहमति से विवाह करेगा। तो बी ने सी डी और ई की सहमति के बिना विवाह कर लिया, किंतु विवाह के बाद उनकी सहमति प्राप्त कर लेता है, तो यह माना जाएगा कि उसने शर्त का पालन कर दिया है क्योंकि इसका सार्थक पालन किया गया है। तो यह कथन गलत है क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 26 के अनुसार यह
सार्वतः पालन नहीं है, क्योंकि अगर वह विवाह से पूर्व इनकी सहमति प्राप्त करता या सी, डी या ई में से अगर कोई मर जाता, उस स्थिति में जो शेष बचे सदस्य हैं उनकी सहमति से विवाह कर लेता, तब माना जाता है कि उसने सार्वतः पालन किया है। चूँकि यहाँ उसने सहमति के बिना विवाह किया है और विवाह के बाद सहमति प्राप्त करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने शर्त का पालन नहीं किया है। एक जीवित व्यक्ति वर्तमान में अथवा भविष्य में स्वयं को संपत्ति का अंतरण कर सकता है, तो ये भी सही है और इसके बारे में प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। 5 में जो संपत्ति अंतरण की परिभाषा दी गई है। और चौथा है निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतर्ती की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाता है, तो यह भी सही है और इसके बारे में प्रावधान धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से केवल यही दूसरा विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है? तो अचल संपत्ति कौन सी है? तो इनमें से मोचन कराने का अधिकार यह अचल संपत्ति है, झोपड़ी अचल संपत्ति है, बंधक ऋण जो है यह भी अचल संपत्ति है, और अचल संपत्ति पर भारित भरण पोषण भत्ते की वसूली का अधिकार यह अचल संपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, एक नगर पालिका संकल्प द्वारा एक्स और वाई को एक भूमि पर निर्माण के अधिकार सहित आधिपत्य इस शर्त के साथ देती है कि पट्टे की समाप्ति के बाद निर्माण नगर पालिका का हो जाएगा। एक्स और वाई इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और भूमि पर निर्माण कर लेते हैं। इस संकल्प एवं स्वीकृति के प्रभाव से क्या निर्मित होगा? तो यहाँ पट्टे का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जो पट्टा होता है उसके बारे में प्रावधान धारा 105 में दिया गया है और पट्टे में किसी संपत्ति के उपभोग के अधिकार का ट्रांसफ़र किया जाता है कि वह उपभोग करने के बाद और जो निश्चित समय बीत जाए जिसके लिए पट्टा किया गया था, तो वह उस पट्टाकर्ता को वापस कर दी जाती है और इसमें जो है प्रतिफल अर्थात कीमत का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, पूर्वबंध का उपचार निम्नलिखित बंधकों में से किसमें उपलब्ध है? तो पूर्वबंध का उपचार ये धारा 67 के अंतर्गत दिया गया है। यह केवल सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में और विलक्षण बंधक में उपलब्ध होता है। अन्य बंधकों में यह भोग बंधक, सादा बंधक या अंग्रेजी बंधक में यह पूर्वबंध का उपचार नहीं उपलब्ध होता है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता है। इस सूत्र का अपवाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किन धाराओं में समाहित है? तो इस सूत्र का अपवाद जो है वह टीपीए की धारा 41 और 43 में समाहित है। धारा 41 में जो है यह दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण किया जाता है। तो इसके अनुसार जबकि कोई व्यक्ति जो कि किसी वस्तु का स्वामी नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस वस्तु का स्वामी है और ऐसा व्यक्ति जानबूझकर इस संपत्ति को जो कि उसकी नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है, तो इसे ही दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण कहा जाता है। और 43 में यह है कि जब ये जो है इस संपत्ति को जिसका वह स्वामी नहीं था और उसने अंतरित कर दिया था और बाद में वह उस संपत्ति को प्राप्त कर लेता है या उसका स्वामी बन जाता है, तो पश्चातवर्ती अवसर पर या बाद में वह ये इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह संपत्ति जिसे उसने पहले अंतरित किया था उसकी नहीं है, अर्थात इस संपत्ति को उसे वास्तव में ट्रांसफ़र करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टीपीए के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, जो कि आने वाली पीसीएसजे की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए बेहद सहायक साबित होगा और आपकी तैयारी में बहुत मजबूती के साथ इसके प्रश्न जो है आपको काम आएंगे। आप हमारे और भी प्रश्नों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल के बारे में अपने और दोस्तों को बताएं ताकि और इस पे काम करने के लिए उत्साह मिले। तो अभी ये पहला वीडियो था, इस पे हम लगभग 6-7 वीडियो और आएंगे जिसमें हम लगभग टीपीए को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे।